नमस्कार दोस्तों, कहानी में एक लड़का पोस्टिंग पर दिल्ली गया तो कंपनी से मिले घर की देखभाल एक आदमी और एक लड़की करती थी। भावेश का अपना कोई नहीं था, जैसे तैसे करके उसने पढ़ाई पूरी की। भावेश की अभी शादी नहीं हुई। पहली पोस्टिंग दिल्ली में मिली। सुदूर इलाके में उसकी कंपनी को वेयर हाउस बनाना है। बस उसकी कार्य को शुरू करने के लिए कंपनी ने उसकी पोस्टिंग यहाँ की है। भावेश दिल्ली एयरपोर्ट से टैक्सी लेकर शहर से बाहर बने कंपनी के गेस्ट हाउस में पहुंचा। वह एक फार्म हाउस के अंदर बनी एक बहुत बड़ा बंगला था। वहां केवल एक चौकीदार बाहर बने क्वार्टर में रहता था। चौकीदार गाड़ी की आवाज सुनकर बाहर आया और भावेश को नमस्ते करके उसका सामान लेकर अंदर चला गया। कंपनी की साइट पास में ही थी तो भावेश बिना रुके चौकीदार को साथ लेकर उसी टैक्सी से साइट पर चला गया। साइट पर काम तो बंद था, पर कंपनी का एक स्टाफ और ठेकेदार मौजूद था। कंपनी का दबाव था कि काम तेजी से शुरू किया जाए, तो उसी के मद्देनजर भावेश ने सारी प्लानिंग ठेकेदार से करी। भावेश को बड़ी बोरियत सी हो रही थी। काम कुछ विशेष था नहीं करने को। उसने चौकीदार को कुछ रुपए दिए कि वह घरवाली से पूछकर चाय नाश्ते का और कुछ रसोई का सामान लाकर रख दे। उसे बाहर का खाना पसंद नहीं, तो केवल दिन का खाना होटल से आएगा और रात को वह घर पर ही खाएगा। तभी चौकीदार ने सामान से बचे थोड़े रुपए भावेश को लौटने चाहे, तो भावेश ने ये उसे ही दे दिए। तुम इनाम समझ कर रख लो। चौकीदार की बांछें खिल गईं। उसने अपनी घरवाली को आवाज देकर कहा, साहब का खाना गर्म कर दो। चौकीदार की बीवी को देखकर भावेश आश्चर्यचकित हो गया। कहाँ वो बूढ़ा चौकीदार, कहाँ उसकी पत्नी तो बहुत ही सुंदर थी। भावेश यह सोचता रह गया कि चौकीदार कम से कम दोगुनी उम्र का होगा। चौकीदार दूर नीचे बैठा बस गंदे दांत निकालकर मुस्कुरा रहा था। उसके मन ही मन लड्डू फूट रहे थे कि आज रात पीने का जुगाड़ साहब ने कर दिया। अब आज उसे अपनी पत्नी से भीख नहीं मांगनी पड़ेगी। दिव्या ने भावेश को कॉफी देते हुए पूछा कि रात को क्या खाएंगे बता दें, ताकि वह बाजार से सामान ले आए। दिव्या ने फिर अपने पति से कहा, मैं बाजार जाकर सामान ले आती हूँ। तो उसने कहा, तुम यहीं रुको, हमें बता दो, हम लाकर दे देते हैं। भावेश ने दिव्या को रुपए दे दिए कि रसोई का सामान तुम अपनी मर्जी से मंगाती रहना, और जब रुपए खत्म हो जाए तब और ले लेना। दिव्या बहुत खुश हो गई। इतना विश्वास उसे 2 साल बाद किसी से मिला। उसने अपने पति को लिस्ट बनाकर दे दी और उसे सख्ती से कहा, इन पैसों का मुझे हिसाब देना, अपनी दारू मत ले आना इनसे। तो उसका पति हंसते हुए बोला, उसका इंतजाम तो साहब ने पहले ही कर दिया है। भावेश ने दिव्या से पूछा, क्या तुम्हारा रोज पीता है, और तुम इतनी सभ्य और साफ सुथरी इसके घर कैसे आ गई? दिव्या धीरे से बोली, साहब नसीब में जो लिखा होता है वही मिलता है। उसकी आवाज भर आई थी। भावेश ने उसे प्यार से कहा, मेरा मकसद तुम्हारा दिल दुखाने का नहीं था, बस ऐसे ही पूछ लिया। दिव्या वहीं नीचे बैठ गई। भावेश ने उससे बहुत कहा कि कुर्सी पर बैठ जाओ, पर वह नहीं बैठी। कहने लगी, साहब अब आदत छूट गई। तब भावेश से हमदर्दी पाकर दिव्या ने अपनी कहानी बतानी शुरू की। और दिव्या, बस आदमी किसी मतलब का नहीं, प्यार तो बहुत करता है, मुझे बस गंदा रहता है और पीता है। वैसे आज तक कभी ऊंची आवाज में भी नहीं बोला मुझसे, बल्कि मैं ही उसे डांटती रहती हूँ। भावेश ने उससे पूछ ही लिया, तुम लोगों के कोई बच्चा नहीं है? दिव्या चुप रही, हाथ मसलती रही, और कुछ पल बाद पैर के अंगूठे से जमीन कुरेदती हुई धीमे से बोली, साहब बच्चा तो तभी होगा जब मेरा आदमी कुछ करेगा। उसके बस का कुछ नहीं है, पर मुझे अपनी सुरक्षा के लिए किसी खूंटे से तो बंधा होना जरूरी था। मैं अकेली जान कहाँ जाती। अब दोनों चुप थे। चौकीदार भी आ गया था। वह अपनी आदतानुसार बाहर बैठा हाथ जोड़े बस मुस्कुरा रहा था। भावेश ने दिव्या और उसके पति से कहा, तुम अब अपने क्वार्टर में जा सकते हो, अपना खाना बना लो, मैं खाना 8 बजे करीब खाता हूँ। तो सुबह जो खाना होटल से आया था वो बचा था। ये बचा खाना बेकार जाएगा, तो आज रात को तो मैं इसी से अपना काम चला लूंगा। इस पर दिव्या ने बड़े अधिकार से कहा, क्यों खाएंगे बासी खाना, मैं ताजा अच्छा बनाकर खिलाऊंगी, आप होटल का खाना भूल जाएंगे। वह 10 बजे करीब ऐसे ही सिगरेट पीता हुआ बाहर खुले में टहल रहा था।
जब वह चौकीदार के क्वार्टर के पास से निकला तो उसे दिव्या की आवाज सुनाई दी। वह अपने पति को झिड़क रही थी रोज पीने के लिए। पत्तों की खड़खड़ाहट से आवाज हुई तो दिव्या ने खिड़की खोलकर बाहर झांका। भावेश को टहलते देखकर पूछा, साहब कोई काम हो तो मैं आती हूँ। कहती हुई वह एक चादर डालकर बाहर आ ही गई। दिव्या गुस्से में बोली, शायद आपने उसे कुछ रुपए दे दिए होंगे तो आज तो ज्यादा पी है, खाना भी नहीं खाया। भावेश बोला, कल इसे टाइट करूंगा, अब तुम सो जाओ। मुझे नींद नहीं आ रही तो टहल रहा था। दिव्या बोली, कॉफी बना देती हूँ, बस कपड़े बदल कर आती हूँ। भावेश का मन बेईमान हो रहा था। उसने धीरे से कहा, कपड़े बदलने की क्या जरूरत, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, तुम ऐसे ही बना दो। दिव्या की चादर उलझ रही थी तो भावेश ने उससे कहा, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम चाहो तो चादर हटाकर आराम से बना लो, कॉफी मैं रूम में हूँ। तब भावेश ने किसी बहाने से अंदर झंका तो दिव्या किसी स्कूल की लड़की जैसी लग रही थी। भावेश का मन डोल गया पर उसने अपने मन को समझाया कि यह गलत है। भावेश ने उससे पूछा, तुम्हारी कॉफी कहाँ है? दिव्या खुश थी। इसी तरह 10-15 दिन निकल गए। एक दिन भावेश की आंख खुली तो देखा दिव्या सफाई कर चुकी है और हर्ष बाहर लॉन में बैठ गया। दिव्या उसे चाय पकड़ाती हुई बोली, साहब अब होटल का खाना मत मंगाइए, मैं बहुत बढ़िया खाना बनाकर भेज दिया करूंगी। भावेश ने हंसते हुए चौकीदार से कहा, तुम्हें इतनी अच्छी बीवी कहां से मिली? भावेश ने उससे कहा, अब तुम शराब छोड़ दो वरना नौकरी खत्म। मैं दिव्या को रख लूंगा तुम्हारी जगह, फिर तुम घर का चौका बर्तन करना। भावेश कमरे में जाकर दोबारा लेट गया। थोड़ी देर में बाथरूम में आहट हुई। दिव्या नहाने आ गई थी। भावेश के कमरे की लाइट बंद थी। उसे बाथरूम की किवाड़ से एक झिरी से रोशनी आती दिखाई दी। भावेश का मन डोल रहा था। वह दबे पांव उठा और झिरी से झांका, पर उसके संस्कारों ने उसे ऐसा नहीं करने दिया। वह चाहता था कि पहल दिव्या ही करे। भावेश और नजदीक हुआ किवाड़ के तो टकरा गया। अंदर से दिव्या की आवाज आई, साहब बस निकल रही हूँ। भावेश किवाड़ से दूर हटा और दबे पांव वापस बिस्तर पर आंख बंद करके लेट गया। फिर भावेश उठकर वर्कआउट करने चला गया। उसने निगाह घुमाई तो देखा दिव्या उसे मुस्कुराते हुए घूर रही थी। दिव्या ने बड़े अपनेपन से कहा, आप टी शर्ट पहन लीजिए वरना ये गुलाबी ठंड है, नुकसान कर देगी। चाय पीकर हर्ष नहाने चला गया। उसने अपने मोबाइल का वीडियो कैमरा चालू किया और उसको बाथरूम के दरवाजे की ओर करके छिपा कर रख दिया और चला गया नहाने। नहाते समय उसे ऐसा लगा कि दरवाजे के पास कोई है। दरवाजे के पास ऐसी आहट हुई कि कोई टकराया। भावेश ने पूछा, कौन है? तो दिव्या की घबराहट की सी आवाज आई, साहब हम सफाई कर रहे हैं। भावेश ने सोचा कि सफाई तो इसने सुबह ही कर ली। भावेश ने सबसे पहले मोबाइल चेक किया। उसकी बांछें खिल गईं यह देखकर कि दिव्या पूरे समय झिरी में आंख गड़ाए उसे नहाते देखती रही थी। आग दोनों ओर लगी थी, बस देर पहल की थी। भावेश ने बालों में तेल लगाते हुए दिव्या को आवाज दी। दिव्या आई। उसे इसे देखकर ठिठकी। भावेश ने बड़े सहज स्वभाव से कहा कि उसके गारमेंट्स कहाँ रख दिए? दिव्या हंसती हुई बोली, साहब अलमारी की दराज में ही तो रखे हैं। दिव्या ने उसके कपड़े बेड पर रखे। वह रख कर जाने लगी तो भावेश से टकरा गई। दोनों के मुंह से सॉरी निकला पर भावेश ने उसे बाहों से थाम लिया। दिव्या ने कोई प्रतिरोध नहीं किया, बस नजरें झुका ली। दिव्या को इस समय देखकर कोई नहीं कह सकता था कि वह चौकीदार की बीवी है। उसने भावेश से कसम साते हुए कहा, साहब ये ठीक नहीं, आप कहा और हम कहा। फिर उसने फुसफुसाते हुए कहा, आप मुझे पहली नजर से ही अच्छे आदमी लग रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं पड़ोस वाली चाची के साथ दोस्ती। दोस्तों मेरा नाम नितिन है, मैं दिल्ली का रहने वाला हूँ। मैं दिल्ली में एक किराए के फ्लैट में अकेला रहता हूँ। बात कुछ दिन पहले की उस वक्त की है जब मेरे पड़ोस में रहने वाली चाची ने मुझे घर बुलाया था। मैं उनके बारे में बता देता हूँ। उनका नाम काव्या है। काव्या चाची मेरे बगल के फ्लैट में रहती थी तो उनसे मेरी अच्छी जान पहचान हो गई थी। चाची का एक बेटा भी था जिसकी उम्र 7 साल की रही होगी। उनके पति प्राइवेट जॉब करते थे।
उनका बेटा मुझसे काफी हिला मिला था तो वो कभी कभी मेरे फ्लैट में खेलने आ जाता था, कभी मैं उनके घर चला जाता था। एक दिन अंकल ने मुझे बुलाया और कहा, नितिन, मैं और मेरा बेटा कुछ दिनों के लिए उसके दादा के घर जा रहे हैं और लगभग 10 या 15 दिन बाद वापस आएंगे, तो तुम अपनी चाची का ख्याल रखना। उन्हें कुछ भी सामान चाहिए हो तो प्लीज ला देना। मैंने चाचा को कहा, आप निश्चिंत होकर जाओ, मैं सब देख लूंगा। वे लोग अगली सुबह निकल गए। अब उनके पूरे घर में सिर्फ चाची ही थी। चाचा के कहे अनुसार मैंने भी चाची के साथ ही उनके घर में रहने की हाँ कह दी थी, मगर अभी तक उनके घर में रहने नहीं गया था। बस चाचा के जाने के बाद मैं अपने घर में आकर सो गया था। चाचा के जाने के बाद अगली सुबह सुबह का टाइम था। चाची रोज की तरह घर की साफ सफाई करने में लग गई और मैं अपने लिए ब्रेकफास्ट बनाने लगा। अचानक से उसी समय मेरे सिलेंडर में गैस खत्म हो गई और मेरा नाश्ता नहीं बन पाया। मैं खाली सिलेंडर लेकर रूम से निकला और सीढ़ी से जाने लगा। सीढ़ी से लगा हुआ ही उनका फ्लैट था और उनके दरवाजे खुले हुए थे। उन्होंने मुझे सिलेंडर लेकर जाते हुए देख लिया। वे मुझसे पूछने लगी, अरे नितिन, सिलेंडर लेकर कहाँ जा रहे हो? मैंने कहा, गैस खत्म हो गई है चाची जी, इसे रिफिल करवाने जा रहा था। तभी चाची ने कहा, गैस की क्या जरूरत है, तुम मेरे घर पर खा लेना। मैंने कहा, अरे नहीं आंटी जी, मैं रिफिल करवा लेता हूँ, आप क्यों तकलीफ करती हैं, वैसे भी सिलेंडर तो भरवाना ही पड़ेगा ना। चाची, हाँ वो तो ठीक है, उसके लिए बुकिंग करवा दो, हॉकर डिलीवरी दे जाएगा। अभी ये सब तकलीफ क्यों करना, वैसे भी तेरे चाचा कह कर गए हैं कि जब तक वो लोग वापस नहीं आते हैं तुम मेरे घर खाना खाओगे। मैं पहले भी उनके लिए खाना बनाती थी तो अब अकेले के लिए खाना बनाने का मन भी नहीं करेगा। तुम रहोगे तो अच्छा लगेगा बेटा। मैंने बहुत मना किया पर चाची नहीं मानी। चाची ने कहा, तुम्हारे चाचा ने मेरा ख्याल रखने का बोला है ना, तो मैं तुम्हारा नहीं रख सकती क्या? मैंने हथियार डालते हुए बोला, ओके, मैं सिलेंडर बुक करवा देता हूँ। अब मैं सिलेंडर लेकर रूम में वापस चला गया। फिर थोड़ी देर बाद चाची आई और पैसे व लिस्ट देकर बोली, नितिन, बाजार से थोड़ा ये सामान ले आओ। मैं पैसे व लिस्ट ली और बाजार सामान लेने चला गया। जब मैं वापस आया तो उनका दरवाजा बंद था। मैंने डोर बेल बजाई। चाची की अंदर से आवाज आई, मैं नहा रही हूँ, दरवाजा खुला है, अंदर आ जाओ। मैं अंदर गया और सामान किचन में रख कर बोला, चाची सामान रख दिया है, मैं जा रहा हूँ। चाची बोली, अरे सुनो तो नितिन, मैं तौलिया लाना भूल गई हूँ तो प्लीज दे दोगे क्या, बेडरूम में है। मैंने कहा, ठीक है चाची, मैं देता हूँ। मैं बेडरूम में गया तो देखा कि बेड पर कपड़े रखे हुए थे। फिर तौलिया लेकर चाची को दे दिया और बोला, मैं जा रहा हूँ। चाची बोली, ब्रेकफास्ट रेडी है, बैठ जाओ, खाकर जाना। मैंने कहा, मैं नहाया नहीं हूं अभी। चाची बोली, क्या हुआ, यही नहा लेना। मैंने कहा, मैं कपड़े नहीं लाया हूं। वो हंसकर बोली, पागल, कपड़े लेकर आ जाओ ना। मैंने बोला, अरे तो मैं अपने ही रूम में नहा लूंगा ना। चाची बोली, नितिन, क्या ये तेरा घर नहीं है? तो मैंने कहा, ऐसी बात नहीं है। चाची बोली, जाओ कपड़े लेकर आओ और जल्दी से नहा लो, मुझे बहुत भूख लगी है। मैं अपने कमरे में गया, कपड़े लिए और उनके दरवाजे के पास जैसे ही आया, मेरे तो होश उड़ गए। वे मेरी तरफ देखकर बोली, ऐसे क्या देख रहा है, जल्दी करना, नहा ले, मुझे भूख लगी है। मैं बाथरूम में घुस गया और दरवाजा बंद कर दिया, शॉवर ऑन किया और नहाने लगा। थोड़ी देर बाद चाची ने आवाज दी, आज ही नहा लेगा या नहीं। मैं होश में आया और जल्दी से नहाकर बाहर निकल आया। फिर हम दोनों ने नाश्ता किया। मैं नजरें झुकाकर खा रहा था। तभी चाची ने पूछा, क्या हुआ? मैंने उनकी तरफ देखकर कहा, कुछ नहीं हुआ। चाची ने कहा, तुम मेरे कपड़ों की वजह से मेरी तरफ नहीं देख रहे हो। चाची ने कहा, अरे नितिन, एक तो बहुत गर्मी है, ऊपर से सारे कपड़े धो चुकी हूँ, तो सोची कि आज पहन लेती हूँ, पर मैं समझ गई तुमको अच्छा नहीं लगा, मैं जाकर बदल लेती हूँ। वे उठी तो मैं बोला, अरे नहीं, ठीक है, सच में गर्मी तो है, पर मैंने आपको कभी ऐसे देखा नहीं था, तो जरा शर्म आ रही थी मुझे,
इस पर चाची हंसने लगी और बोली, लड़के भी कहीं शर्माते हैं। मैं बस मुस्कुरा कर रह गया। फिर चाची बोली, ओके मैं कुछ और डाल लेती हूँ ताकि तुमको अजीब ना लगे। मैंने बोला, अरे नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। फिर हम दोनों ने नाश्ता किया। मैं अपने रूम में आ गया। कुछ देर बाद मुझे नींद आ गई। दोपहर में चाची ने मुझे फोन करके बुलाया, आ जाओ खाना तैयार है। मैं खाना खाने आ गया। उस समय मेरी चाची से कोई बात नहीं हुई और चाची भी मुझसे बात न करके बस मुझे अपनी नुमाइश करके दिखाती रही। मेरा हाल बुरा था। फिर मैं अपने रूम में आ गया। शाम को चाची ने बुलाया कि उनका कुछ सामान ऊपर तादान से निकालना है और बेड को थोड़ा खिसका कर साइड में करना था। उनकी कोई चीज बेड के नीचे चली गई थी। मैंने पहले तादान पर रखी अलमारी से उनका सामान उतारा, फिर बेड साइड में खिसकाने लगा। बेड बहुत ही ज्यादा भारी था, साइड में नहीं हो रहा था। चाची बोली, रुक जाओ मैं भी ताकत लगाती हूँ। फिर चाची भी मेरे साथ जोर लगाया, तब भी नहीं हुआ। तो चाची बोली, सुनो नितिन, तुम बेड के कोने वाले हिस्से को साइड में कर दो तो उतने में ही मेरा काम हो जाएगा। मैंने फिर से ट्राई किया मगर नहीं हुआ। चाची बोली, तू आगे से धक्का दे, मैं तुझे पीछे से पकड़ कर धक्का देती हूँ, उससे हो जाएगा। तब चाची ने मेरी कमर को पहले पकड़ा और धक्का लगाया मगर नहीं हुआ। अब आंटी बोली, तुम यहाँ से हटो, मैं आगे आ जाती हूँ और तुम पीछे से धक्का देना ताकि बेड साइड में चला जाए। मैंने वैसे ही किया लेकिन बेड टस से मस ना हुआ। चाची बोली, अरे नितिन, जैसे मैंने तुझे पकड़ा था वैसे पकड़ो जिससे बेड शायद सरक जाएगा। चाची को भी सब समझ आ रहा था पर वो बस स्माइल दे रही थी। फिर मैंने और जोर का झटका मारा तो अचानक से बेड आगे को हो गया। उसी समय चाची के मुंह से चीख निकल गई और उन्होंने कहा, आराम से। तभी मैंने कहा, लो चाची, आपका काम हो गया। चाची ने भी कहा, हाँ, पर अभी देखती हूँ काम सही से हुआ या नहीं। फिर चाची बेड के नीचे सामान ढूंढने लगी। चाची बोली, चल अब बेड को वापस सही कर दे, मैं सामान रख कर आती हूँ। मैंने अकेले ट्राई किया पर बेड सही नहीं हुआ। मैं कोशिश कर ही रहा था कि चाची वापस कमरे में आ गई। वो मुझे पीछे से पकड़कर बोली, रुक, मैं हेल्प करती हूँ। मैं धक्के देने लगा तो तभी अचानक से बेड सही हो गया और मैं पीछे दीवार से जाकर टकरा गया। चाची मेरे ऊपर गिर गईं और उनकी कमर में और पैर में चोट लग गई। तो चाची दर्द से कराहने लगी। मुझे भी कमर में चोट आई थी। चाची ने पूछा, तुझे लगी तो नहीं? तो मैंने कहा, ज्यादा नहीं, हल्का कमर में लगा है। हम दोनों कैसे भी करके उठे। चाची बोली, सॉरी, मेरी वजह से तुमको चोट लग गई। मैंने बोला, कोई बात नहीं। फिर मैंने चाची को सहारा देकर बेड पर बैठाया और खुद भी बैठ गया। चाची बोली, मेरी कमर और पैर में बहुत दर्द हो रहा है। मैंने कहा, आप आयोडेक्स लगा लो। वो बोली, वो तो है ही नहीं। मैंने कहा, कोई दर्द की गोली हो तो वो खा लो। वो भी नहीं थी। मैंने कहा, मैं अपने रूम में चेक करके आता हूँ। वे बोली, हाँ जल्दी जा, दर्द बहुत ज्यादा हो रहा है। मैं कैसे भी करके अपने कमरे में गया पर मेरे रूम में भी दवा नहीं थी। मैंने वापस आकर बोला, आंटी दवा तो नहीं है। वे बोली, अब क्या करें? मैंने कहा, एक उपाय है। आंटी बोली, क्या? मैंने कहा, गर्म तेल से मालिश कर लो। आंटी मेरी तरफ प्यार से देखने लगी। चाची बोली, ठीक है, पर मुझसे नहीं होगा, तुम मालिश कर दोगे क्या? प्लीज, मैं तुम्हारी भी कर दूंगी। मैंने कहा, ठीक है, तेल कहाँ है? गर्म कर लाता हूँ। वो बोली, वहीं रसोई में है। मैं गया और तेल गर्म किया, फिर लाया और बोला कि बताओ मालिश कहाँ करनी है। चाची इशारे से बताने लगी। मैंने कहा, आप लेट जाओ और मैंने मालिश करना शुरू किया। पहले तो उनको टच करने पर ही बड़ा दर्द हो रहा था, धीरे धीरे उन्हें आराम मिलने लगा। चाची बोली, नितिन, तेरे हाथों में तो जादू है। दोस्तों, बता नहीं सकता उस टाइम मेरा दिल कितना तेजी से धड़क रहा था। चाची बोली, क्या हुआ? रुक क्यों गया? मैं तुम्हारे में लगा दूंगी। उनकी इस तरह की दोहरे अर्थ वाली बातें मुझे और ज्यादा उत्तेजित बना रही थीं। वे बोली, सच में नितिन, तूने मेरा सारा दर्द गायब कर दिया। अब तू लेट जा, मैं तेरी चोट पर मालिश कर देती हूँ। वे बोली, बता कहाँ लगाना है? चोट किधर लगी है?
मैंने दिखा दिया। कुछ देर बाद फिर वो बोली, लो हो गई मालिश, अब कपड़े पहन लो। चाची खड़ी हुई और बोली कि 8 बज गए हैं, मैं खाना बना लेती हूँ, तू फ्रेश हो जा। फिर हम दोनों ने खाना खाया। रात के 10 बज गए थे। मैं चाची से कहकर सोने जाने लगा। चाची बोली, अरे आज यहीं रुक जाना, मेरी कमर में थोड़ा दर्द होने लगा है, तू मालिश कर देगा तो सही हो जाएगा। मैंने कहा हाँ ठीक है। अब हम दोनों बेडरूम में आ गए। आंटी बोली, सुनना नितिन, तेरे हाथों में ना जादू है। चाची बोली, मुझे बड़ी नींद आ रही है। वे हंसने लगी और उन्होंने अपनी आंखें बंद कर ली। मैं सोचने लगा कि आंटी की हाँ समझूं या ना। अब चाची बोली, नितिन, आज तुमने मेरी जिंदगी की वो खुशी दी जो मुझे आज तक नहीं मिली थी। इसी तरह हमारी दोस्ती की शुरुआत हुई। तो दोस्तों, कैसी लगी हमारी कहानी? अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार दोस्तों, बात उस समय की है जब मेरी नई नई शादी हुई थी। मेरे पति एक कंपनी में काम करते थे। शादी के बाद जब मैं ससुराल गई तो पहले दिन ही उनके पास कॉल आया कि उन्हें तुरंत आना होगा, क्योंकि वह एक अच्छे इंजीनियर थे और कंपनी को करोड़ों रुपए का नुकसान से सिर्फ मेरे पति ही बचा सकता था। इसलिए पति फौरन ही मुझे छोड़कर मुंबई चले गए। वहीं पर उनकी पोस्टिंग थी। अभी तक हमने एक दूसरे को सही से समझा भी नहीं था। इस बात से मैं बहुत दुखी हो गई। मैं पहले ही दिन अकेली हो गई और मेरी सारी ख्वाहिश अधूरी रह गई थी। फिर उन्होंने दूसरे दिन कॉल किया कि अब 3 महीने बाद ही आ पाएंगे। ये सुनकर मैं बहुत दुखी हुई थी। जिसके लिए घर में आई थी वो मुझसे बहुत दूर थे। मैं इसे अपनी किस्मत समझकर तन मन से सास ससुर की सेवा करने लगी। अब मेरे अकेलेपन के कारण मैं उदास रहने लगी। लेकिन धीरे धीरे मेरे ससुर मुझे अकेलेपन को दूर करने के लिए कहने लगे। वो अब 50 साल से ज्यादा के हो चुके थे, पर उनकी फिटनेस कमाल की थी। बड़ी बड़ी मृंछें वो रखते थे। मैं उसका पूरा ख्याल रखती थी। मुझे ये बात पता थी कि उनकी नजर अलग तरीके से देखती है, पर फिर भी मैं उनकी सेवा करती थी। टाइम टाइम से चाय पानी दवाइयां खाना देती थी। एक दिन उन्होंने ऐसा कहा जिससे मैं बहुत डर गई। मैं बहुत नाराज थी। मैं रोने भी लगी थी। मैंने कहा, आपकी शिकायत मैं आपके बेटे से करूंगी, मैंने नाराज होकर कहा। ससुर बोले, तुझे जो करना है कर ले, मैं एक दिन तुझे घुमाने जरूर ले जाऊंगा, तुम पर हमारा अधिकार है। मेरा बेटा नहीं है तो क्या हुआ? मैं और तेज तेज रोने लगी। इस वजह से शायद रहम करके उन्होंने मुझे भला बुरा कहा और चले गए। उस दिन वाली घटना की वजह से मैं अपने ससुर से सावधान रहने लगी थी। मुझे पता था कि ये सांप कभी भी मुझे डस सकता है, कभी भी वो मेरा जबरदस्ती काम लगा सकते हैं। इसलिए मैं बच के रहने लगी थी। इस तरह से 3 महीना गुजर गया था। मैं खुश थी कि अब मेरे पति घर आएंगे। जब मैंने उन्हें फोन करके पूछा कि आप कब आ रहे हैं, तो मेरे पति कहने लगे, अभी हालत सही नहीं है, अभी मुझ पर बहुत जिम्मेदारी है, मुझे कुछ हफ्ते और लगेंगे। ये सुनकर मैं बहुत दुखी हो गई थी। मैं अभी नई थी और कोई मेरे साथ बात करने वाला भी नहीं था। उधर मेरे ससुर जी बार बार मुझे परेशान कर रहे थे, लेकिन मेरा दिल भी करता था कि अकेलेपन में कोई मेरा साथ निभाए। मैं मोबाइल पर सारा दिन अपना समय व्यतीत कर लेती थी। इस तरह से मैं टाइम पास कर रही थी। एक दिन मेरी सास की तबीयत बिगड़ी और वो डॉक्टर के पास दवा लेने गई थी। ससुर जी ने सोचा, बहू अकेली है, क्यों ना इससे बात कर ली जाए, और फिर मेरे साथ बातें करने लगे। मैं गैस पर खाना बना रही थी। तभी ससुर जी रसोई घर में आ गए और मेरे साथ बात करने लगे। मुझे डर लग रहा था। ससुर बोला, अरे डरो मत बहू, मैं तो तुमसे अपने दिल की बात करना चाहता हूँ। ससुर जी मेरे साथ कुछ ज्यादा ही घुल मिलकर बात कर रहे थे। उनकी इस तरह ज्यादा ही गहरी बातें सुनकर मैं गुस्से से बोली, नहीं, आप मेरे साथ ऐसी बात नहीं कर सकते। मैं रोने लगी। उन पर कोई असर नहीं था। धीरे धीरे ससुर जी की बातों में मुझे भी आनंद आने लगा। मुझे लगा कि चलो, अकेलेपन में कोई तो मेरे दर्द को समझ सकता है।
अब मुझे भी अपने अकेलेपन को दूर करना था। मैंने सोचा क्यों ना ससुर जी की बात मान ली जाए। मैं भी ससुर जी की बातों में हाँ मिलाने लगी। मेरे मन में ख्याल आया कि कहीं ससुर जी मुझसे मजाक तो नहीं कर रहे। मैंने पूछा, आप आज ही मेरे साथ सारी बातें करोगे? तो ससुर जी बोले, सिर्फ आज, उसके बाद तू आजाद है। देख, किसी से कहना मत, वरना मदों का क्या है, बदनामी तुम्हारी भी होगी। एक बार तो मैंने सोचा ठीक है, आज की बात है, मैं चुप हो गई। जो वो करना चाहते थे मैंने करने दिया। अब रोजाना ससुर और बहू की बातों में अच्छा समय बीतने लगा। फिर एक दिन मौसम खराब हो गया था। मैं छत पर सफाई कर रही थी। इतने में बारिश होने लगी। मैं उसमें भीग गई। उसी समय ससुर जी भी किसी काम से छत पर आ गए थे। ससुर जी मुझसे कुछ बात करना चाहते थे, पर मैंने कहा नहीं नहीं, आज नहीं ससुर जी। तो ससुर जी बोले, तू बेकार में टेंशन लेती है। ससुर जी ने मेरी नहीं सुनी और उन्होंने मेरी सारी कोशिश नाकाम रह गई, कुछ नहीं कर सकी। अब मुझे भी अच्छा लगने लगा था और हम खुशी से रहने लगे थे। तो दोस्तों, कैसी लगी हमारी कहानी? अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।